एवं हाउसिंग मंत्री राजेश धर्मानी जी, हमारे हम के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू जी, अनुराधा राणा जी, हमारे मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान जी, आईटी एडवाइजर गोकुल भटिया जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण और इंजीनियर डे पर आज सभी इंजीनियर साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय बहुत कम है क्योंकि आज मैं खुद भी लेट आया कैबिनेट मीटिंग की, और अभी वर्ल्ड बैंक की टीम जिन्होंने भी जाना है 6 बजे से ऑक्टोबर में बैठी है, इंतजार कर रही है। और नारायण टू नारायणी के समारोह में मैं उन सभी नारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जिनने अदम्य साहस से अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को निखारा है। समाज में महिलाओं के योगदान को समर्पित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं महिलाओं के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक बार फिर से मैं बधाई देता हूँ। आज का कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा शानदार उपलब्धियां हासिल करने पर उनके सम्मान में मनाया जा रहा है। एक समय ऐसा था जब महिलाओं को घर के कार्य तक ही सीमित रखा जाता था। उस दौर में समाज में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के प्रति झुकाव बेहद कम था और घर से बाहर नौकरी करने से भी रोका जाता था। बहुत समय तक आबादी को बौद्धिक और आर्थिक विकास से वंचित रखा गया। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया, सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में 33% का आरक्षण दिया। ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय, उस समय भी आरक्षण देने के मामले में बहुत विरोध हुआ था, लेकिन कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जहां बराबर की भागीदारी में महिलाओं को सम्मान न मिले। हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया। पहली बार लाहौल स्पीति जिला में जहां हमारी विधायक चुनकर बनी, वहां सभी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, चाहे वो एसपी है, चाहे एसडीएम्स है, चाहे डीएसपी है, सभी महिलाओं को एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के तहत भारत का दूसरा सबसे बड़े जिले की कमान सौंपी गई है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लाहौल स्पीति वो क्षेत्र है जहां ट्राइबल नियमों के अनुसार महिलाओं को जब उनके पति के देहांत हो जाता है, उसे अधिकार से वंचित रखा जाता है, जमीन के अधिकार से, प्रॉपर्टी के अधिकार से। तो महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में लाने का उद्देश्य हमारा ये है ताकि वहां की महिलाएं भी प्रेरित होकर आगे आए और अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार एक प्रयास कर रही है। बहुत समय में परिवर्तन के साथ महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव हुआ है। यह बहुत गौरव की बात है कि आज महिलाएं अपनी लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय और काबिलियत से समाज के हर क्षेत्र में विशेष पहचान बनाकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार जब से आई है, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। जहां विधवा महिला और एकल नारी के लिए हमने कहा कि उसने आवास योजना के तहत जिनकी साल की आय 2.5 लाख रुपए होगी, उन्हें 3 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। 30% पुलिस भर्ती में आरक्षण महिलाओं को देने की नीति में ये जो हमारी नियुक्तियां हो रही है पुलिस में, उसमें हमने उनके लिए रिजर्वेशन रखा है। और मुझे खुशी है कि हमने ही मीरा के नाम से एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया, उन्हें गाड़ियां उपलब्ध करवाई और वो फूड बैंक के माध्यम से ही मीरा के और जो प्रदेश के व्यंजन हैं उनको बेचकर परोसने का कार्य भी
हमारी महिलाएं कर रही है। बुक कैफे जो शिमला में चल रहे हैं वो भी सभी महिलाएं और स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जा रहे हैं। हमारी सरकार महिलाओं के विशेष उत्थान के लिए हमेशा से तत्पर रही है। निश्चित रूप से पिछले 3 साल से ये प्रदेश आपदा का सामना कर रहा है और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के करीब संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस आपदा की चुनौती का सामना करने के लिए मैं उन सभी सरकारी कर्मचारियों को और इंजीनियर्स का बहुत और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस आपदा को चुनौती मानकर युद्ध की तरह लड़ा और जो प्रदेश की देव संस्कृति है अतिथि देवो भव उसका भी परिचय आपने इस समय आपदा में दिया। जैसे कि भरमौर में कई लोगों ने 15,000 श्रद्धालुओं को अपने घरों में ठहराया, खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवाया और 1 पैसा भी नहीं लिया। हालांकि हमारी सरकार ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से, चिनूक के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। यही हमारे प्रदेश की संस्कृति है। इसी संस्कृति को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य भी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रदेश के इस आर्थिक दौर में, आर्थिक आपदा के दौर में हमें आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकास के कार्य में कमी आने देंगे। कुछ फैसले होते हैं जो आमले की तरह शुरू में तो कड़वे लगते हैं, पर उसका धीरे धीरे स्वाद मीठा होने लगता है। अब समय आ चुका है, आने वाले 1 साल के भीतर उस आमले के स्वाद का मीठा स्वाद आपको देखने को मिलेगा। हमारी सरकार ने 7 केंद्र बिंदु चिन्हित किए हैं। हमारी दिशा भी तय होगी। उन 7 केंद्र बिंदुओं के आधार पर पहले बजट से दूसरे बजट में, तीसरे बजट में उन 7 बिंदुओं का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। पहला, हमारा सबसे पहला उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश पूरे क्वालिटी एजुकेशन में पहले स्थान पर आए। मुझे खुशी है कि हमने काफी वर्षों के प्रयास के बाद साक्षरता दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अधिक साक्षरता दर वाला राज्य बना है और सबसे अधिक साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की है। क्वालिटी एजुकेशन में भी हम बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं और मैं और शिक्षा मंत्री जी कई बार इस बारे में चर्चा करते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, हालांकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे में आत्मविश्वास की कमी ना हो, इस दृष्टिकोण से हमने इंग्लिश मीडियम पहली कक्षा से शुरू किया है और आने वाले समय में 200 स्कूल को हम सीबीएसई करने जा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। एजुकेशन के बाद हेल्थ है, हेल्थ के बाद रूरल इकोनॉमी है, जहां हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, जिसमें दूध, प्राकृतिक खेती और सभी चीजों को मिलाकर रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। चौथा हमारा टूरिज्म सेक्टर है, 5वां हमारा हाइड्रो सेक्टर है, 6ठा डेयरी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है और 7वां हमारी डाटा से संबंधित हमारा जो हमारी जलवायु है, डाटा से संबंधित हम उद्योगों को बढ़ावा देने जा रहे हैं। इन 7 बिंदुओं के इर्द-गिर्द ही हमारा पूरा बजट केंद्रित है और इसलिए क्योंकि यही हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर की नींव है, यही आधारशिला है और इस दिशा में हमारा विश्वास है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, ये हमने स्ट्रक्चर चेंजेस किए हैं, व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और व्यवस्था परिवर्तन से ही 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।